स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस डिब्री री एंट्री के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है। तो समझते हैं समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि हम लोग का जो स्पेस का इस्तेमाल है, यानी कि अंतरिक्ष में कितना चीज़ भेज रहे हैं, वो बढ़ रहा है और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। यानी कि पिछले साल अगर हम लोगों ने 10 लॉन्च किया था, तो इस साल 100 कर रहे हैं और अगले साल 1000 करने का प्लान है। एक्सपोनेंशियली भाग रहा है और बहुत 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 चीज़ ऊपर जाते जा रहा है। अब यहाँ पे एक कहावत आपने सुना है, थिंग्स दैट गो अप मस्ट कम डाउन। जो चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो वापस गिर ही जाता है। और ये खास तौर पे होता है ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर उसका डेल्टा वी कम पड़ जाता है, यानी रफ्तार कम पड़ जाता है, तो ये होता है। और जनरली ऐसा नहीं है कि इंसान का ही सिर्फ चीज़ गिरता है। मतलब मीटेरॉइड्स हैं, बहुत एस्टेरॉइड्स भी हैं, ये सब गिरता रहता है। लेकिन बाद धरती का जो कवच है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, 100 किलोमीटर का गैसियस मिक्स है, ये जनरली बचा लेता है। ये काफ़ी अच्छा कवच है, तभी हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये इनविंसिबल नहीं है, यानी कि इससे हर चीज़ आर पार नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे बहुत चीज़ के आर पार भी जा सकता है, इससे मतलब छेद किया जा सकता है। और वही समझिए कि कोई भी चीज़ हो, मतलब चाहे वो इंसान का बनाया हुआ चाहे कुदरती हो, वो इसके आर पार जा सकता है और गिर सकता है धरती पे। ये सीरियस बात है, इसीलिए अभी ये इतना न्यूज़ में, क्योंकि चीज़ धरती में गिर जा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो हिसाब ये समझिए कि जनरली आप जब भी आप ऑर्बिटल मैकेनिक्स पढ़ते होंगे, तो उसमें एक बात होता होगा कि सैटेलाइट के पास दो मतलब एक ही चीज़ मेंटेन करना है, डेल्टा वी मेंटेन रखो। तो और अंतरिक्ष में कुछ है नहीं, जैसा आप पढ़ते होंगे कि अंतरिक्ष में कुछ है नहीं हटाने के लिए। लेकिन ये बात सच नहीं है। जब आप एक्चुअली अंतरिक्ष में आते हो, तो बहुत सारा वेरिएबल्स होता है, जैसे कि सोलर विंड का मूड हो गया, बहुत ज़ोर से बढ़ाने का मतलब प्रेशर बढ़ा दिया आप पे, तो आपका सैटेलाइट ज़बरदस्ती का गिर जाएगा। और बहुत सारा और चीज़ होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि स्पेस में 1 एटम पर ये होता है, क्यूबिक मीटर होता है। तो होता है, ज़ीरो नहीं होता। इसीलिए आप देखते होंगे कि आईएसएस का जो सोलर पैनल्स है, उसको अलाइन कर दिया जाता है जब वो शेड में जाता है, ताकि ड्रैग कम हो सके। तो ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहेगा। अगर आप जियोस्टेशनरी में भी कुछ डालते हैं, वो बहुत देर बाद गिर सकता है या बहुत देर बाद बाहर फेंका सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो वहाँ रुका नहीं रहेगा। ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होने में ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है। वो धरती से एस्केप कर सकता है या धरती में गिर सकता है। तो वही समझिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में अगर देखें, लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख साल में देखें, तो हर चीज़ या तो इधर-उधर हो ही जाएगा, या तो धरती में गिर जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। ये दोनों में हो ही जाएगा। तो इसीलिए जनरली कोशिश की जाती है, एंड ऑफ लाइफ प्लान बनाया जाता है, यानी कि जैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, उसको ऊपर फेंक देंगे, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में फेंक दिया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट वाला है, उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो धरती में री-एंटर आसानी से कर जाए। मीडियम वाले सबसे खुच-पुच वाले सिचुएशन में, लेकिन उसका भी सोचा जाता है कि क्या किया जा सकता है, खासतौर पे अगर वो बहुत बड़ा है तो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के पास ये नहीं है। मतलब जितना हम लोग स्टार्टिंग में भेजते थे, उसमें ऑब्वियसली नहीं सोच के डालते थे कि क्या करना है। और कई बार हो सकता है कि आपके सैटेलाइट में सिस्टम था जो उसे डीऑर्बिट कर देगा, लेकिन मान लीजिए वो सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ थोड़ी है कि जो कभी खराब नहीं होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो लटक सकते हैं। और फिर आप बहुत सारी चीज़ में होता ही नहीं, जैसे एग्जांपल तौर पे रॉकेट स्टेज जो चाइना के चलते हुए न्यूज़ में आ रहा है कि रॉकेट स्टेज जो है बार-बार गिरे जा रहा है। फिर स्पेंट मॉड्यूल्स हो गया, जैसे कि आईएसएस जैसा अगर कुछ है, कोई स्पेस स्टेशन है, उसका मॉड्यूल कभी कारण से खराब हुआ या डिटैच किया गया, तो वो भी गिरेगा। बड़े-बड़े सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट्स जो हैं हबल के साइज़ के, वो सब भी गिर सकते हैं। और सैटेलाइट तो खराब होते ही रहता है। तो ये समझना ज़रूरी है और कोशिश जनरली की जाती है, अगर कभी किसी चीज़ को प्लान गिराया जा रहा है, तो उसे कोशिश किया पॉइंट नीमो में गिराया जाओ। नीमो में गिराने का फ़ायदा ये होता है कि इससे बहुत दूर तक, मतलब कई हज़ार किलोमीटर का अगर आप इससे ये एक दायरा लेते हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। तो जनरली यहीं पे गिराया जाता है, तो अगर आप 1-200 किलोमीटर से भी मिस करेंगे, किसी चीज़ को हिट नहीं करेंगे। तो टारगेट जनरली यही रहता है कि अगर फेल होता है, जो आप लोग सुनते हो ना कि आईएसएस को जब ड्रॉप करना है, या जो स्काई लैब्स को ड्रॉप किया गया, या जब मियर को ड्रॉप किया गया, तो कोशिश की जाती है इसी एरिया के आसपास ड्रॉप करें। तो यहाँ पे अब इसको वो तो हो गया कि क्यों हो रहा है। अब ये समझो री-एंट्री के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि री-एंट्री में जब आप देखते हैं कि ग्लो कर रहा है कोई चीज़ में खूब एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? मेटल को पिघलाना बच्चों को खेलने का चीज़ नहीं, कई किलोवाट लगते हैं, तो कहाँ से वो एनर्जी आ रहा है? वो एनर्जी आ रहा है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी से। यानी आपने जो चीज़ अंतरिक्ष में भेजा था, उसमें आपने बड़े-बड़े भरपुष्ट बम साइज़ के रॉकेट इस्तेमाल करके उसे ऑर्बिट में रखा था। इसीलिए आप लोग सुन रहे हैं, डी-ऑर्बिट कोई चीज़ को नहीं किया जाता, फोड़ना ज़्यादा आसान रहता है। क्योंकि डीऑर्बिट करने के लिए आप उतना ही बड़ा रॉकेट लगाना पड़ेगा, जो जितना आपने उसमें एनर्जी डाला था उतना ही निकालना पड़ेगा। तो कितना एनर्जी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात करें 28 किलोमीटर पर सेकंड का बात कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 28 किलोमीटर पर सेकंड, काम खत्म सर जी, बहुत तेज़ चलता है ये। और इस पे अगर आप समझना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी के बारे में बात करें, तो अगर आपका सैटेलाइट है 1 किलोग्राम का, तो आप बात कर रहे हो वो अगर उस ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चलेगा, तो उसका पावर लेवल है 444 मेगा जूल पर किलोग्राम।
और इस नंबर को समझने के लिए समझिए हम लोग जो डीजल, पेट्रोल ये सब इस्तेमाल करते हैं, इस अराउंड 40 टू 50 के अंदर ही रहता है जनरली। मेगाजूल पर किलोग्राम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन भी 130 पे बोल जाता है, और ये सब समझिए ये सब एक्सप्लोसिव पावर से बहुत मतलब ज़्यादा पावर होता है। और एक्सप्लोसिव पावर में बेनिफिट होता है खुद से वो डंप कर सकते हैं एनर्जी, इसीलिए उसे हम लोग बूम पाउडर के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत कम होती है। मतलब आरडीएक्स, टीएनटी ये सब लेंगे उसमें बहुत कम होता है। पेट्रोल डीजल में ज़्यादा होता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन डालना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी हाइड्रोजन में आती है पर किलोग्राम। ये उससे भी आगे चला जा रहा है, मतलब उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा आगे चला जा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो आप जो देख रहे हैं कि सैटेलाइट गिर रहा है, तो पिघलने की एनर्जी आ कहाँ से रही है? वो एनर्जी वही है जो रॉकेट से आपने उसमें डाली थी, और वही बस अब बदल रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है। वो ऑर्बिटल की जगह पे फ्रिक्शन में बदल रहा है। फ्रिक्शन उतने मतलब अराउंड 440 मेगा जूल्स का एनर्जी का कन्वर्ट होगा, कुछ भी पिघला देगा, और वही होता है सैटेलाइट, उसी लिए पिघलता है। तो यही समझिए कि यही एनर्जी आ रही है। तो आप हिसाब लगा लो, जैसे आपका आईएसएस है कितना टन का है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पता है, उसको इक्वेशन में डालिए, आपको मिल जाएगा कितना मेगाजूल है। क्या उतना मेगाजूल में वो पिघलेगा, वो आपको हिसाब लग जाएगा। अब बात ये समझिए कि चीज़ कई बार ज़रूरी नहीं कि जल जाए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो सकता है? हिसाब ये समझिए कि एनर्जी के मामले में बात सही है कि अगर पूरा का पूरा एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र होता है, वो जल जाएगा। ये बात एकदम शत प्रतिशत सही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वो ऑर्बिट जो है कैसे कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्बिट बहुत शैलो है तो वो उतना मतलब फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगा। ज़रूर पिघलेगा, ज़रूर डैमेज हो जाएगा, खराब तो हो ही जाना है उसको, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा, मतलब पुफ़ नहीं होगा। वो अच्छे चांसेस है कि धरती छू जाएगा, अगर उसका एंगल शैलो नहीं है तो। मतलब अगर मतलब ग्लेज़ करके घुस रहा है तो आराम से घुस सकता है। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी अपोलो 13 रियल वर्ल्ड पे बेस्ड पिक्चर था, तो उसमें बात कर रहे थे कि जो एस्ट्रोनॉट्स आ रहे थे चाँद की तरफ से, उन अगर ज़्यादा शार्प किए तो जल जाएँगे, ज़्यादा शैलो किए तो बाउंस कर जाएँगे। तो बोले भाई जल क्यों जाएँगे जब उनमें हीट शील्ड था? हीट शील्ड का भी लिमिट होता है वो, और यही यही वाली बात है कि उसको एंगल ऐसा रखना होता है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। और आप चाहोगे कि अगर कोई स्पेस डिब्री घूर रहा है एकदम वर्स्ट एंगल पे घुसे कि एकदम तुरंत ही स्वाहा हो जाए, लेकिन क्या होगा अगर नहीं घुसा? वो तो उसकी मर्जी है ना, सोलर विंड का है, लॉजिक्स है, ग्रेविटी है, वेव्स हैं, सब चीज़ है, तो उसका मूड हो सकता है कि नहीं जी हम नहीं घुसेंगे हाई स्पीड से ना घुसने की जगह वो पिघलेगा ही नहीं। मेल्ट ज़रूर हो जाएगा लेकिन पिघलेगा मतलब पुफ नहीं होगा। तो वही समझिए कि इसीलिए कई बार बहुत सारा चीज़ अपर एटमॉस्फेयर में ही स्लो होने लगता है, तो स्लो होने का साइड इफेक्ट होता है कि नीचे आप आते-आते तक वो एनर्जी ऐसे डंप कर चुका रहता है कि ये मतलब बच जाता है, सरफेस छू सकता है। तो वही समझिए कि अगर ट्रैजेक्टरी खराब है या अच्छा है, मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ री-एंट्री करा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्पेस डिब्री हमेशा उस ट्रैजेक्टरी से दूर रहे, तो वो बहुत एनर्जी अपर एटमॉस्फेयर में डंप कर देगा, और जब तक थिकर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में टच करेगा जहाँ पे वो एक्चुअली पिघलेगा, वहाँ पे उस तक भाई हम बहुत धीमा हो गए। मतलब तब भी गर्म बहुत हो जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। तो यही री-एंट्री का लॉजिक वही है। तो एनर्जी जो है 28 किलोमीटर पर सेकंड, ये बेयर मिनिमम होता है, इससे आप ऊपर ही जाओगे नीचे नहीं जाओगे। उसमें 1 किलोग्राम में इतनी एनर्जी आ जाती है, और तो उसके मास के हिसाब से आप हिसाब लगा लो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ पिघल जाना चाहिए। लेकिन ऑर्बिट कैसा है उसके मतलब किस हिसाब से डिके कर रहा है, अगर मतलब स्मूथ डिके मारता है तो नहीं बर्न कर सकता है, शार्प डिके मारता है तुरंत जल जाएगा। तो इसी कारण से कई बार आपको कई सुनने को मिलता है मतलब पार्ट्स गिर रहे हैं, कई बार सुनने को मिलता है कुछ नहीं हो रहा है। वो कारण वही है, ऑर्बिटल डिके कैसा है उस पे है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा औज़ार जो है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी आप ये समझिए कि रॉकेट में खासतौर पे स्टेज 1 जो है उसमें बहुत डेल्टा होता है, बहुत डेल्टा वी होता है, और वही सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टेज होता है। तो कोशिश ऐसी की जाती है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी थिकर एटमॉस्फेयर में ही डंप कर दे, ताकि जब वो ऊपर जाए तो वो आराम से मतलब समझिए डी ऑर्बिट हो सके। मतलब वो एक तौर से बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पे चलता है, ऊपर जाता है, गिर जाता है। लेकिन चाइना के केस में ये बात होता है कि वो कुछ ज़्यादा हॉट चलता है, यानी काफ़ी ऊपर तक ले जाता है। तो बात है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑर्बिट का एनर्जी पहुंच जाता है, यानी कि वो 1-2 ऑर्बिट मार ही लेगा। मतलब वो स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, ये बात एकदम समझना ज़रूरी है, स्टेबल नहीं है, वो गिरेगा ही, बट 1-2 ऑर्बिट मार सकता है। तो साइड इफेक्ट ये होता है कि वो चाइना से लॉन्च किया, वो कहीं और गिर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में गिर सकता है। तो ये एक सीरियस समस्या है। इसीलिए बूस्टर को अगर रिकवर कर लेते हैं सबसे बड़ा वही है। और बूस्टर एक्चुअली इतना बड़ा है कि चांसेस है कि उसका सरफेस एरिया का मैथमेटिक्स आप लगाएं कि वो बिना पिघले धरती पे छू सकता है। मतलब ऑब्वियसली कचरा हो चुका होगा लेकिन हिट कर सकता है धरती पे। तो इसी कारण से कोशिश की जाती है भैया संति से रीयूज़ कर लो, यही स्पेसएक्स यही कर रहा है। और यहाँ पे समझिए कि तो हम लोग डीऑर्बिट करने वाला बर्न क्यों नहीं कर देते, मतलब जैसे कि इसमें इतना फ्यूल है, बात वही समझिए डीऑर्बिट करने के लिए ईंधन लगेगा, ईंधन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा आपको रॉकेट में सिर्फ पेलोड से मिलता है, तो आप जितना भी ईंधन ले जाओगे कोशिश करोगे वो उसमें जाए। जो 28 किलोमीटर पर सेकंड आपको चाहिए बेयर मिनिमम, उसको अचीव करने में आप फ्यूल खपत करना चाहते हो, ना कि भैया उसको भेज दिया अब उसके बाद फ्यूल बर्न करो, अपने आप को स्लो करो ताकि सेफली री एंट्री कर सको। वो कोई क्यों करेगा? स्पेसएक्स क्यों करता है वैसा? क्योंकि उनका रीयूजेबल है, मतलब उनको फ़ायदा होगा। तो वो थोड़ा-सा मतलब जैसे मान लीजिए अगर रीयूज़ नहीं करते तो 23 टन तक ले जा सकते हैं ऑर्बिट पे। वो बोलते हैं भैया हमारा 15 टन हो जाएगा अगर हम लैंडिंग कराते हैं। लेकिन कोई चीज़ जनरली 15 टन से ऊपर नहीं जाता है, तो वो आराम से कर देते हैं भैया हमारा रीयूज़ कर लेंगे।
तो यही समझिए बूस्टर मेन प्रॉब्लम होता है मतलब गिरने पे सबसे ज़्यादा नुकसान बूस्टर ही कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड उतनी नहीं है कि वो पूरा जले और साइज़ भी इतना बड़ा है कि गिरेगा तो नुकसान करेगा, जो कि चाइना में आपको हर दूसरे तीसरे दिन मिल जाता है। तो इसीलिए उसको रीयूजेबल बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सेकंड स्टेज में फ़ायदा भी है, बुरा भी है, ये बहुत तेज़ चलता है। सेकंड स्टेज क्योंकि एक्चुअली ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चला जाता है। मतलब छोटे रॉकेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि अगर एसएसएलवी का बात करेंगे उसमें थर्ड क्यों चाहिए, बात वही समझिए, उसमें सेकंड में भी उतनी एनर्जी नहीं रहती है। लेकिन जनरली लिक्विड फ्यूल में सेकंड में इतनी एनर्जी रहती है और वो इतना बड़ा रहता है कि उसमें इतनी एनर्जी है और इतना बड़ा सरफेस एरिया कि अगर वो ऑर्बिट में ये खराब शैलो है ऑर्बिट में इंटर मारा नहीं चलेगा, मतलब एक्चुअली हिट कर सकता है। और बहुत सारा जो आप लोग सुनते होंगे कि ट्रैक किया जा रहा है अपर स्टेजेस हैं रॉकेट के, बूस्टर तो जनरली गिर ही जाता है लेकिन अपर स्टेजेस कई बार लटक सकता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी पे था, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कई बार फंस जाता है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है और ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे डी ऑर्बिट करना, मतलब बोले ना आपने ईंधन खर्च कर दिया अपना सैटेलाइट को स्पीड देने में, अब आप कहाँ से ईंधन लाओगे कि स्लो करो अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी के लिए स्पेसएक्स का देखिए कि जब सेकंड स्टेज के बारे में बात हो रहा है उसे रीयूज़ करने का सोच रहे हैं तो रॉकेट एकदम फजियत वाला बन जा रहा है। मतलब बूस्टर आसानी से कर लिए, निपटा लिए, कोई टेंशन नहीं। सेकंड स्टेज भैया उसमें हीट शील्ड डालो क्योंकि वो इतना स्पीड पर चलता है कि उसे फुल मतलब वो एनर्जी जो उसने गेन किया है डंप करना पड़ेगा। तो वही समझिए कि रियूजेबल रॉकेट हमारा एक कचरा सॉल्व कर देता है क्योंकि वो पैसा बचाता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स आपको अगर सपोर्ट करता है फ्री का हो जाएगा, नहीं सपोर्ट करता है नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पब्लिक को ऐसे बेचिए कि हम मतलब समझिए कि आपका पैसा बचाएंगे, लोग खरीद लेंगे और सिर्फ सेकेंडरी फायदा होगा कि भैया हमारा अंतरिक्ष रॉकेट स्टेज तो नहीं गिरेगा अगर सेकंड स्टेज को भी रीयूज़ कर लेते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन रॉकेट जैसा कर सकते हैं कि वो लोग जब न्यूट्रॉन बना रहे हैं तो उनको पता है सेकंड स्टेज को रीयूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इतना हल्का बना रहे कि अगर वो और इस तरह का ऑर्बिट रखेंगे कि वो जैसी धरती को एटमॉस्फेयर छुएगा वो स्वाहा हो जाएगा क्योंकि बहुत हल्का है, बहुत कम मास है उसमें, तो वो जल तुरंत जाएगा। तो लंबे समय में क्या किया जा सकता है ये समझना ज़रूरी है। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग को अंतरिक्ष में डाल के ट्रैकिंग रेडार डालना पड़ेगा। अब बात ये समझिए कि रेडार कितना छोटा चीज़ को ट्रैक कर सकता है ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी जितना हाई होते जाएगा ट्रैकिंग उतना छोटे चीज़ का होता जाएगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करता है। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी आप धरती में करेंगे वो 100 किलोमीटर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी में ट्रैक करना पड़ता है। लो फ्रीक्वेंसी में बड़े बड़ी चीज़ आराम से ट्रैक हो जाए, छोटे चीज़ ट्रैक नहीं होते। तो अगर अंतरिक्ष को साफ रखना है, समझना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग बार बार सुनते होंगे ना कि हमें पता नहीं कहाँ री एंट्री करेगा, भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रैक नहीं कर पा रहे, मतलब हमारा ट्रैकिंग का प्रिसीजन हलवा है। तो उसके लिए आपको अंतरिक्ष में जैसे आईएसएस है वैसे कई सारे स्टेशंस डालने पड़ेंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडार का इस्तेमाल करे और ट्रैक कर ले। तो हाई फ्रीक्वेंसी अंतरिक्ष में काम करेगा, बहुत दूर नहीं करेगा लेकिन करेगा और उससे इतना हाई रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा कि उसे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से जोड़ के आपको हाँ ये चीज़ है, ये यहाँ है, ये यहीं री एंट्री करेगा, एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। पहला आँख चाहिए, अगर आँख ही नहीं है तो बाकी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आँख चाहिए। दूसरा रॉकेट्स को रीयूजेबल बनना पड़ेगा तो एटलीस्ट रॉकेट स्पेंट रॉकेट स्टेज का जो कचरा है वो खत्म हो जाए कि भैया नया कचरा डबल डबल में मत ऐड करो। वो भी हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात है। जैसे मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे रियूजेबल, सर आप भूखे मरेंगे और कुछ नहीं होगा, आपका कुछ और नहीं होने वाला, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्यार से चले जाएंगे स्पेसएक्स के पास। जैसे न्यूट्रॉन रॉकेट रियूजेबल बनाने की बात हो रही है और मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन को ही रियूजेबल बनाने पे लगे हुए हैं कि उसे पैराशूट से कैच करेंगे, तो वो तो सीधे सीधे मार्केट ही चला जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल इंसेंटिव है, आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो आप लटक जाइएगा। तो चलिए वो एक समस्या सॉल्व हो जाता है। डिज़ाइन फॉर री एंट्री इंसिनरेशन, ये एक दूसरा समस्या वाला बात है। यानी कि जैसे स्पेसएक्स जो बना रहा है तो उसने जो स्टारलिंक सैटेलाइट बनाया वो इतना सारा सपना देख रहे हैं कि 40,000 डालेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सैटेलाइट हर दिन गिरता रहेगा। तो उन्होंने डिज़ाइन ऐसा किया कि उसे मतलब वर्स्ट एंगल पे यानी कि एकदम सैल्वो होने पे भी वो जल जाना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा मेटल नहीं इस्तेमाल करेंगे जो एकदम हाई टेम्परेचर संभाल ले, मतलब गलेगा ज़रूर, गलेगा और लुच-पुच हो जाएगा लेकिन पत्थर जैसा नहीं बनना चाहिए, वो क्रॉस कर सके। आप लोग अगर देखते हो ना हीट शील्ड का डिज़ाइन हम लोग कैसे जानते हैं? मीटेरॉइड से। तो मीटेरॉइड को स्टडी करने पर पता चलता है कि उसे कौन सा एंगल पे वो सबसे ज़्यादा शॉक वेव बनाता है और शॉक वेव का फ़ायदा ये रहता है वो शॉक वेव एनर्जी बाहर डंप करता है, ना कि अंदर। तो अंदर डंप नहीं और आप पिघल नहीं रहे हो, आराम से आप धरती छू सकते हो। तो वो एकदम आप नहीं चाहते हो, आप चाहोगे कि अगर हम सैटेलाइट डाल रहे हैं वो एटमॉस्फेयर छूते ही स्वाहा हो जाए, एकदम स्वाहा हो जाए। तो वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। स्पेसएक्स कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसको अप्रूवल भी मिल रहा है कि आप 4,000 सैटेलाइट डालिए या 5,000 डालिए। वो हिसाब वही है कि वो लोग टेस्ट करके दिखा चुके हैं कि देखिए हम सैटेलाइट को गिरा भी देंगे, कुछ नहीं होगा। सैटेलाइट खराब भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए उसमें आयन थ्रस्टर्स इसीलिए डाला गया है और इससे उनको दो तरफा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा होता है कि ऑर्बिट बहुत टाइट रख रहे हैं, मतलब लो आईएसएस से नीचे रख रहे हैं। तो टाइट रखने का ये फ़ायदा है कि अगर किसी कारण से इनका इंजन फेल होता है ये खुद ब खुद गिर जाएगा और ऐसा नहीं कि 10 साल बाद गिरेगा। नहीं सर जी, आज फेल हुआ इंजन कल परसों तक वो री एंट्री मार जाएगा। तो ये उनका पहला फ़ायदा होता है और मतलब पैसिव फेल ओवर है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ हुआ वो खुद ब खुद गिर जाएगा। और री इंसनरेशन के लिए उन्होंने डिज़ाइन टेस्टिंग की है, तो उम्मीद ये है कि 99.99% फेल ये हो जाएगा, मतलब इंसनरेट हो जाएगा। हम लोग को वाइजर पॉलिटिक्स चाहिए।
यहाँ पे मैं थोड़ा दुखी हूँ कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेस बेस्ड रेडार ट्रैकिंग चाहिए, कौन खर्चा करेगा उसके लिए? क्योंकि मतलब जैसे मान लीजिए यूएसए खर्चा कर भी कर देता है, तो वो सिर्फ़ इस बेसिस पे कर सकता है कि भैया हमारा बाकी सबसे बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, स्पेस एसेट है, तो उसको बचाने के लिए कर दे। लेकिन जनरली वो नहीं करना चाहिए, के खर्चा करे? चाइना भी कहे हम के क्यों करें? हम इंडिया भी बोलेगा हम क्यों करें? तो हर कोई यही बोलेगा हम क्यों करें, तो पॉलिटिक्स वहीं की वहीं लटकी रह जाएगी, क्योंकि वो सबको करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बड़े-बड़े तौर पे यूरोप, अमेरिका, रशिया तो छोड़ दीजिए, आप उसका क्या बोलें, उनकी तो इकोनॉमिक गई। इंडिया, चाइना, तो ये सब करेंगे तभी जाके सब बचेंगे, क्योंकि स्पेस ऑलमोस्ट इंडिस्क्रिमिनेटली उड़ा देगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि रशिया मान ली मिसाइल मार दिया और स्टारलिंक का कोई सैटेलाइट से कैसलर सिंड्रोम स्टार्ट हुआ। अब वो सिंड्रोम सबको उड़ाएगा, प्यार से उड़ाएगा, अपना समझ के उड़ाएगा। पूछेगा नहीं कि अरे तुम चाइना के हो? नहीं है भाई, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं सर जी, वो सबको मार डालेगा। तो सबको ही करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स ये चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग नहीं है, बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ट्रैकिंग चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम, मुझे इस पे भरोसा है, क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट्स का फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली। आप नहीं करोगे सर, आप पिटोगे, तो आप करो या ना करो, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको करना ही है। आज नहीं तो कल करना ही है, नहीं करेंगे, आपको इस तरह के रॉकेट फ्री का मार के हटा देंगे मार्केट से। तो लॉन्ग टर्म में यही हमें बचा सकता है। पहला तो रॉकेट रीयूजेबल होना चाहिए, दूसरा स्पेस ट्रैकिंग करना पड़ेगा और री एंट्री इंसर्शन के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा सैटेलाइट। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस जंकयार्ड जो री-एंट्री हो रही है आजकल न्यूज़ में खूब आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेसएक्स का पार्ट मिलने का कारण वही है कि ऑर्बिट अच्छा नहीं हो तो इंसिनरेट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।